मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि इंडिविजुअल की टोटल इनकम कैसे काउंट करते हैं। टोटल इनकम काउंट करने के बाद का जो स्टेप होगा वो होगा टैक्स कैलकुलेट करना। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग है टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि एक केस ऐसा है जहाँ पर जो टैक्स के स्लैब हैं वो इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर भी लागू होते हैं। वो मैं बताऊँगी आपको कि किस पर अप्लाई होते हैं। अब सबसे पहले आपको सीक्वेंस चेक करनी है। सीक्वेंस किस चीज़ की? सीक्वेंस है स्टेप्स की, कि जैसे ही आपके हाथ में टोटल इनकम आती है, यानी टोटल इनकम आप कैलकुलेट करते हैं, तब सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे टोटल इनकम पर जो रेट्स का जो सिस्टम है, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है, वो किस प्रकार से लगेंगे। उसके लिए हम कैटेगरी बनाएंगे कि जो इंडिविजुअल है वो किस एज का है, क्योंकि एज के हिसाब से यहाँ स्लैब्स हैं, एज के हिसाब से यहाँ टैक्स में एग्जेम्पशन है। ठीक है, अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मैं एक बार आपको पहले सीक्वेंस क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जब हमारे पास टैक्स के स्लैब्स और रेट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम उसके हिसाब से टैक्स काउंट करेंगे। टैक्स काउंट करने के बाद फिर हमें मिलती है रिबेट। वो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करेंगे या एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हमें वो रिबेट मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अभी इस पर भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे इस पर भी। रिबेट जब मिल जाएगी तो फिर आप याद रखिए कि सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि रिबेट अगर मिलती है तो आपको सरचार्ज नहीं मिलेगा, और अगर सरचार्ज में आप आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप रिबेट के दायरे से बाहर जा चुके हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता कि रिबेट और सरचार्ज आपको साइमल्टेनियसली मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, मैं ये सीक्वेंस क्लियर कर रही हूँ कि सबसे पहले आप टोटल इनकम पर टैक्स निकालोगे। टैक्स निकालने के बाद देखेंगे हम कि रिबेट के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हम रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो फिर सरचार्ज के बारे में भूल जाइए, क्योंकि सरचार्ज आप पर लागू ही नहीं होगा। मान लीजिए रिबेट के हम एलिजिबल नहीं हैं, देन हम देखेंगे क्या हम पर कोई सरचार्ज लागू होता है। उसके लिए भी आप देख सकते हो देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 टाइप के हमारे पास रेट्स हैं और 4 कंडीशंस हैं। उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हम पर सरचार्ज लागू होगा या नहीं होगा। सरचार्ज का मतलब यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स है। जो अभी आपने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया है ना, उसके ऊपर एक और रेट से फिर से टैक्स लगता है, उसे हम सरचार्ज कहेंगे। ठीक है, सरचार्ज अगर आपको लगा, हम पर मान लीजिए सरचार्ज हमारे टोटल इनकम के टैक्स के ऊपर लगा। ध्यान दीजिए, सरचार्ज हमेशा टैक्स पर लगता है। ये जो टैक्स है ये इनकम पर लगा, और ये जो सरचार्ज है ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सरचार्ज जब आपका ऊपर लग गया मान लीजिए, तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि सरचार्ज किस कंडीशन में हमें मिला है, कितनी इनकम थी। अगर सरचार्ज हम पर लागू हुआ है, हमें देना पड़ रहा है, तो मार्जिनल रिलीफ का ऑप्शन खुल तो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्जिनल रिलीफ आपको मिले। उसके लिए फिर अलग से बात, हम कुछ कंडीशन है वो देखेंगे। तो एक बार से आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो गई कि सबसे पहले टोटल इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे रिबेट के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो ओके हो गया, फिर तो सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ ख़त्म ही होगी कहानी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर रिबेट हमारे को नहीं मिलती तो मे भी हो सकता है हम सरचार्ज के दायरे में आते हों। अगर सरचार्ज हम पर लगा है तो फिर देखेंगे क्या मार्जिनल रिलीफ का मतलब एक आपको रिलैक्सेशन मिला है। ये जो आपके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है उससे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो पहले हम इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक अब मान लीजिए जैसे आप यहाँ तक पहुँच गए, मान लीजिए आप मार्जिनल रिलीफ तक पहुँच गए, तो लास्ट में एक स्टेप बचता है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि लास्ट में लगेगा, दैट इज़ फिक्स परसेंटेज विच इज़ 4%, विच इज़ 4%। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ, एक मैंने थोड़ा सा तैयार किया है पेज, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। हेडिंग मैंने डाली है टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ रहा है। अब आप देखो, पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप था हमारा टैक्स निकालना। टैक्स निकालने के लिए आप देखो कि हमारी एज क्या है। हम 60 ईयर्स से नीचे हैं या 60 से ऊपर, 60 या 60 से ऊपर लेकिन 80 साल से नीचे हैं, या फिर हम 80 या 80 के ऊपर हैं। पहले एक बात क्लियर कर लेना, यहाँ पर जो है, हाँ जी, यहाँ पर जो है 60 ईयर से नीचे है। ठीक है, अगर आप 59 ईयर्स और 364 डेज़ के भी हैं तो आप इस कैटेगरी में आओगे। अगर आप पूरे 60 ईयर्स के हो जाते हो तब आप इसमें आओगे। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60 मुझे यहाँ लेना है या 60 मुझे यहाँ लेना है, यहाँ लेस देन 60 लेना है, यहाँ कंप्लीट 60 या मोर देन 60 लेना है, लेकिन 80 से लेस देन लेना है, और यहाँ पर 80 या 80 के मतलब उससे जो ज़्यादा होगा वो लेना है। ये बात क्लियर हो गई। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इन स्टेप्स को स्टार्टिंग से ही हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और हमारी कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, अब आ जाते हैं रेट्स। हालांकि मैं आपको उस पेज पे भी करवा सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी से करें इस चीज़ को और स्टेप बाय स्टेप करें। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है HUF, AOP एंड BOI। ठीक है, तो याद रखना, जो ये वाली कैटेगरी है ना 60 से नीचे वाली, सिर्फ ये वाला जो हमारा स्लैब है 5, 20, 30 वाला, जिसमें 60 से नीचे वाला। अब देखो, अब आप कहोगे, सोचोगे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 60 से नीचे किसको देखोगे? वहाँ तो बड़े सारे मेंबर हैं। HUF में भी बहुत सारे मेंबर हैं, BOI में भी बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, मतलब 2 तो कम से कम हो ही सकते हैं ना। तो वहाँ एज किसकी देखनी है? तो वहाँ एज नहीं देखनी है। एक बात क्लियर कर दूं मैं, इंडिविजुअल को देखोगे यानी कि राम, श्याम, कमला, विमला जो भी होगा, तो वहाँ पे तो आपने एज देखनी है। और अगर आपके पास HUF, AOP और BOI हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली कैटेगरी लागू, वहाँ देखना कुछ नहीं है, वहाँ ये कैटेगरी लागू 100% होगी आपके ऊपर। ठीक है, अभी बताऊँगी इसके नीचे भी और क्या क्या है। यहाँ पर देखो, कहीं पे भी HUF, BOI और वो नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, तो यहाँ पर वो बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे भी नहीं है। आपका जो ये वाले जो स्लैब आएंगे ना, अभी जो मैं आगे भी और भी चीज़ बताऊँगी, अभी खाली रेट्स नहीं है, रेट्स के साथ ये देखो आप दिख रहा होगा आपको 2,50,000, तो ये चीज़ें सिर्फ HUF, AOP और BOI पे लागू होती है। ठीक है, अब आप देखो, अभी पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं 60 से नीचे वाले ईयर को। अगर इंडिविजुअल 60 साल से नीचे का है, रेट्स हमारे लगेंगे 3 तरीके के लग सकते हैं। 5% भी लग सकता है, 20 भी लग सकता है, 30 भी लग सकता है, डिपेंड करता है हमारी टोटल इनकम कितनी है, हमारी टोटल इनकम कितनी है उसके आधार पर ये रेट्स लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ जाओ, रेट्स यहाँ पे भी सेम है लेकिन 60 से 80 के बीच में है। अब आप सोचेंगे कि जब 60 से 80 और मोर लेस देन 60 में कोई डिफरेंस उन्होंने नहीं रखा, जब रेट्स दोनों ने सेम कर रखे हैं, तो आप कैटेगरी अलग अलग क्यों बना रहे हो? उसका समझ अभी थोड़ी देर के बाद आपको आएगी। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखिए, रेट्स दोनों में सेम है। किस चीज़ के रेट्स हैं? ये टैक्स लगाने के रेट्स हैं। फिर आ जाते हैं हम 80 से ऊपर या 80 के बराबर। तो यहाँ पर रेट्स 2 ही हैं, ध्यान रखिएगा। 5% वाला जो रेट है वो यहाँ से गायब कर दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये वो पर्सन है जो ना तो सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न नहीं है। जो 60 साल से नीचे का होगा वो एक तरीके से अदर देन सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न होता है। मतलब वो पर्सन जो 60 साल से नीचे का है वो सीनियर सिटीज़न में नहीं आता है। जब सीनियर सिटीज़न में नहीं आता तो सुपर सीनियर सिटीज़न में भी नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इस कैटेगरी में आ जाए 60 से ऊपर और 80 से नीचे वाला, मतलब 60 और 60 से ऊपर वाला, 60 और मोर देन 60 बट लेस देन 80 वाला पर्सन, यानी इंडिविजुअल नॉट
पर्सन, यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है हमें। पर्सन का मतलब यहाँ इंडिविजुअल से है सिर्फ। हालांकि पर्सन की लिस्ट में तो बहुत लोग हैं, कंपनी भी है, फर्म भी है, और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हम जब रूटीन में बात करते हैं तो हमारे मुंह से सिर्फ पर्सन ही निकलता है, वो एक अलग चीज़ है। समझाने के लिए पर्सन मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आपको इसको इंडिविजुअल मान के चलना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इंडिविजुअल से ही रिलेटेड है। ओके, अब बात करते हैं 60 और 80 के बीच में जो इंडिविजुअल आएगा उसके ऊपर भी 3 रेट्स लागू होंगे। इसको हम बोलेंगे सीनियर सिटीज़न। जो व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो अगर 60 या 60 से ऊपर का है बट 80 से नीचे का है तो उसे हम सीनियर सिटीज़न कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर 80 या 80 से ऊपर का पर्सन है, मतलब इंडिविजुअल है, उसे हम कहेंगे सुपर सीनियर सिटीज़न। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं। एक तो मैंने सीक्वेंस बताई है, दूसरा मैंने ये बता दिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल, प्लस पहली कैटेगरी में HUF, AOP और POI भी आते हैं। इंडिविजुअल की 3 कैटेगरी में 2 में तो रेट्स सेम है, एक तो सीनियर सिटीज़न में और एक नॉर्मल में, जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है। लेकिन जो सुपर सीनियर सिटीज़न है उसमें सिर्फ 2 ही रेट्स आएंगे, 20 और 30। अब ये रेट्स ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज होते हो, हर साल चेंज भी नहीं होते, बट जो हर साल सरकार का बजट आता है और उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, तो कई बार जो रेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर में यहाँ पर आप देखोगे 5 के बाद जैसे 20 है ना, तो पहले 5 के बाद 20 नहीं था, पहले 5 के बाद 10 था, फिर 15 था, इस तरीके से था। 5 के बाद 10 एंड 20 इस तरीके से था, लेकिन अब वो 10% वाला गायब कर दिया, क्योंकि वो सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके से बदलाव लाती है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, एक स्टेप क्लियर हो गया आपका। अब आपको मैं अगले पॉइंट पे ले जा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ टैक्स निकालना सिखाऊंगी अभी, ठीक है। पहले हम पहले वाला स्टेप करेंगे, पहली वाली सीक्वेंस में जो पहला स्टेप था ना, टैक्स कैलकुलेट करना, आज पहले हम वो सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी बात इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने टैक्स ही गलत निकाला तो रिबेट एंड सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ सब गलत निकालेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ एग्जेम्पशन। देखिए, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी और मे भी आप समझ लोगे, ऐसा कुछ बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा उन चीज़ों को अलग अलग डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको भी थोड़ा सा मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। अब देखो, एग्जेम्पशन का मतलब क्या है। एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन, मतलब एक इंडिविजुअल या HUF, AOP और BOI में से कोई भी इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। देखो, HUF, AOP और BOI तो इस कैटेगरी में ही आएगा, उसके लिए तो कोई और दरवाज़ा खुला ही नहीं हुआ है। इंडिविजुअल के लिए बाकी के 2 दरवाजे खुले हैं, अगर उसकी एज उस कैटेगरी के हिसाब से है तो, ठीक है। मान लीजिए इंडिविजुअल 60 साल से नीचे का है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके ऊपर ये रेट्स लागू होंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो टोटल इनकम हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, उस टोटल इनकम का पहला 2.5 लाख रुपए हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी टोटल इनकम 6 लाख रुपए है, तो पहला 2.5 लाख हो गया मेरा एग्जेम्प्ट, यानी कि पहले 2.5 लाख पर मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना। अभी कितने बचे हमारे? अभी हमारे बचे 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए में से भी 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा मेरा 5%। आप ये को दिखाई दे रहा होगा ये। अभी पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। एग्जेम्पशन वाले पॉइंट को पहले देखो कि 60 ईयर से नीचे वाले इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन अगर मैं 60 से ऊपर या 60 और 60 से ऊपर हूँ, 80 से नीचे हूँ, तो मेरे पहले 3 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब 2.5 लाख से 50,000 बढ़ा दिया है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न है इसलिए। अब सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में आपके पहले 5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड है। और हालांकि कमाल की बात तो ये है, होना उल्टा चाहिए। होना क्या चाहिए? उल्टा चाहिए। जो सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न है
उनकी तो वैसे भी इनकम जो है होती नहीं है या कम होती है, वो बेचारे वैसे पेंशन पे एक तरह से गुजारा करते हैं अपना। जो पेंशन ले रहा होगा उसकी साल की इतनी इनकम बहुत मतलब कम ही बनती है, ज़्यादातर लोगों की नहीं बन पाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वो उनका टैक्स बनता ही नहीं है। लेकिन अब सरकार की नीति है तो अब हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो देखो मतलब क्या हुआ, पहले केस में 2.5 लाख यानी 2,50,000, दूसरे में 3 लाख और तीसरे में 5 लाख। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जेम्पशन। अब मैं आपको टैक्स निकालने के लिए पहले एक स्लैब बनाना सिखाती हूँ। क्या, आपकी जितनी भी टोटल इनकम होगी, ऑन टोटल इनकम एक्सेप्ट, अच्छा इस लाइन को पहले ध्यान से देखिए, ऑन टोटल इनकम, ठीक है, एक्सेप्ट सम स्पेशल इनकम्स। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है। मेरी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बता रही हूँ मैं, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है। उसमें से मैंने 80C से 80U तक की डिडक्शन वगैरह सब करी और मेरी इनकम यानी टोटल इनकम बन गई 8 लाख रुपए। यहाँ तक बात ओके है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उस टोटल इनकम में ज़रा ऊपर हम झांकेंगे और हम चेक करेंगे कि मेरी ग्रॉस टोटल इनकम जब मैंने कैलकुलेट की थी तो उस समय कितने हेड्स से मेरी इनकम थी। इनकम के 5 हेड्स होते हैं, आपको पता है ना, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इन 5 कैटेगरी में कुछ इनकम आपको ऐसी हैं मिलेंगी जो यहाँ इस तरीके से टैक्स नहीं लगाते, उसके ऊपर उन इनकम्स पर हम अलग रेट से टैक्स लगाते हैं, ठीक है। देखिए जब ग्रॉस टोटल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो तब तो आपने उसको जोड़ लेना है, तब वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है। वो इनकम्स इतनी सीधी सादी हैं कि वहाँ कोई झगड़ा क्रिएट नहीं करेंगी। वो यहाँ पर आकर झगड़ा क्रिएट करेंगी, वो कहेंगी कि नहीं जी नहीं, हमारा टैक्स तो अलग तरीके से लगाओ। अब बात समझ में आई। तो जब टैक्स लगाने की बारी आएगी ना, तब आपने उनको स्पेशल जगह देनी है। जैसे हमारे घर में या हमारे घर में कोई शादी है और उसमें कई तरह के गेस्ट आते हैं, आप पर्टिकुलर गेस्ट को उनके हिसाब से ही हैंडल करते हैं ना। कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है तो उनको और ज़्यादा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा बच्चा है तो बच्चे को बच्चे के हिसाब से हैंडल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरीके का पर्सन है। यहाँ पे भी वही बात है कि ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ इनकम मेरी ऐसी हो सकती हैं जिनको मुझे स्पेशल रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। और वो स्पेशल रिस्पेक्ट यहाँ रेट ऑफ इनकम टैक्सेस से के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। नाउ आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। कई बार क्या होता है कि हम रूटीन की बातों से जब अपनी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ना तो हमें जल्दी समझ में आता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए वापस। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्पेशल मेहमानों को मत भूल जाना, उनको अलग से ट्रीटमेंट देना है, उनके लिए अलग से आपने खाना वाना परोसना है, उनको अलग से अच्छे वाले जो है रूम में ठहराना, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे स्पेशल मेहमान कौन है, स्पेशल इनकम्स हैं, राइट। और उन इनकम्स पर अलग रेट से टैक्स लगेगा, ठीक है। चलिए जी, इसका मतलब यहाँ पे ये 2.5 लाख और 3 लाख और ये सब किसके लिए है, ये वो इनकम है जो बेचारी स्पेशल नहीं है, जो बेचारी अपने आप को नॉर्मल समझती है, वो है, राइट। तो अब अदर इनकम मतलब टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को हटा दो, यहाँ पर आकर टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को अलग कर दो। अभी स्पेशल इनकम कौन कौन सी है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप सिर्फ मेरा ये वाला पहले क्लियर करो कॉन्सेप्ट। आपने यहाँ ये जो टैक्स के रेट्स लगाने हैं ये उस इनकम पर लगाने हैं जो नॉर्मल इनकम है, जो स्पेशल इनकम नहीं है, ठीक है। उसका हम बाद में देखेंगे क्या करना है, और क्योंकि उनके कई तरह के रेट्स हैं ना तो उनको हमें आराम से देखना होगा। अब आ जाओ यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट 2.5 लाख आपका नील लिख लिया। अगर आपकी अभी भी इतनी इनकम है तो उसमें से अगला जो 2.5 लाख बचेगा उसके ऊपर फिर आपको 5% लगाना है। अभी और भी ज़्यादा इनकम है तो फिर और अगर 5 लाख है तो उस पर 20 लगाना है। अभी भी इनकम बची हुई है तो बैलेंस पे 30% लगाना है, सिंपल, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपकी 15 लाख रुपए इनकम है, मान लीजिए आपकी 15 लाख है, मैंने यहाँ लिखा भी होगा टोटल इनकम इज इक्वल टू 15 लाख, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ।
तीनों को मैं बना के बताऊंगी कि 15 लाख के ऊपर तीनों में अलग अलग टैक्स कितना बनता है। पहली कैटेगरी क्लियर कर लेते हैं पहले। तो 15 लाख हमारी, मान लो मेरी इनकम है, तो 15 में से 2.5 लाख पर नील हो गया। अब कितनी बची? 12.5 लाख। लेकिन मैंने 12.5 लाख के ऊपर नहीं 25% लगाना, मैंने अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% लगाना है। तो 2.5 लाख पर 5% मैंने लगाया, ये मेरा बना 12,500। अब 12.5 में से 2.5 गए, कितने बच गए? 10 हैं। तो इसका मतलब 5 के ऊपर 20 लग सकता है ना, अगले 5 के ऊपर 20 लग जाएगा, 1 लाख रुपए। ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा फिर? अभी बैलेंस कितना बचा कि देखो आपको दिख रहा है ना, बैलेंस कितना बचा? 15 में से पहला 2.5 गया, अगला 2.5 गया, 5 गए, अगला 5 गया, कितने हो गए? कितने रह गए? 10 चले गए ना। अब कितने बचे? 5 बचे। तो 5 के ऊपर आपको 30% लगाना, यानी कि बैलेंस के ऊपर आपको 30% लगाना है। तो बैलेंस के ऊपर 30% लगाया, ये मेरा बना 1,50,000। ठीक है जी। अब आप देखो इन तीनों का टैक्स बना मेरा, मैंने थोड़ा सा साइड करके लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था, दैट इज़ 2,62,500। यहाँ तक बात क्लियर आ गई? आपको समझ में आया? ठीक है। चलिए जी, अब इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कौन सी कैटेगरी में थे? 60 और 80 वाली, यानी सीनियर सिटीज़न वाली। इसने क्या कहा? 3 लाख रुपए थे जी मेरे एग्जाम्प्ट कर दो, कर दिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 3 लाख रुपए आपके छोड़ दिए। अब मैं साथ साथ आपको ये 15 लाख वाला सीन बताती जाती हूँ। 15 लाख है, पहला 3 लाख मेरा नील हो गया नील, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर अभी भी इतनी इनकम है तो अगले 2 लाख पर 5% है, तो मैं 15 लाख अगर लेके चल रही हूँ तो अगला 2 लाख पे 5% लग सकता है ना मेरा, 10,000 रुपये। ये 1 लाख नहीं है, 10,000 है। उसके बाद आगे 5 लाख, ये रूल है, ये आपके फिक्स हैं, कहीं आप ये सोचो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से लेके आया, नो। पहला 3 लाख नील, आगे 2 लाख 5%, 5 लाख पर 20%, बैलेंस पर 30%। ठीक है। इसको भी मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगी कि कैसे लर्न करते हैं। आप सोच रहे हो कि ये इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। फिलहाल आप एक बार पहले देख लो टैक्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 2 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर, ऊपर भी देखते जाना, नेक्स्ट 5 लाख पर 20, और बैलेंस कितना बचा मेरा? 5 लाख ही बचा। तो उसके ऊपर मेरा आ जाएगा 1,50,000। और मेरी इनकम कितनी बची है? इनकम का जो टैक्स बना है वो मेरा बना है 2,60,000। ठीक है जी। अब आ जाओ सुपर सीनियर सिटीज़न पे। सुपर सीनियर सिटीज़न बड़े स्पेशल पर्सन है, पहले ही 5 लाख वो नील करवा के बैठे हैं, कोई बात नहीं जी, नील हो गया। कितनी इनकम मानूँ मैं? मेरी इनकम मान लीजिए 15 लाख है। ठीक है। पहले 5 लाख पर नील कर दिया। ठीक है। अगले 5 लाख पर सीधा 20, अगले 5 लाख पर सीधा 20, तो कर दिया जी, मेरा 1 लाख बन गया। बैलेंस कोई है? हाँ बिल्कुल है, 5 और 5 10। मेरी टोटल इनकम तो 15 थी ना, तो मैंने 5 ले लिया, बाकी का बैलेंस हो गया 5 लाख। 5 लाख पर 30% कितना हो गया? 1.5 लाख। यहाँ इनकम चेक करो, टैक्स चेक करो, 2,50,000। अब आप एक बार तीनों में टैक्स देखना। पहले वाले में टैक्स है 2,62,500, दूसरे में टैक्स है 2,60,000, तीसरे में जो टैक्स है 2,50,000। इसका मतलब एक बात आपको क्लियर हो गई कि सबसे कम टैक्स किसको देना पड़ा? सुपर सीनियर सिटीज़न को। रीज़न क्या था? रीज़न तो सीधा साधा सामने ही नज़र आ रहा है, 5 लाख तो वैसे ही फ्री है हमारा, है ना, और रेट्स भी 2 ही हैं। चलिए जी, अभी मैं आपको जो ट्रिक बताना चाह रही हूँ वो सुन लीजिए बड़े आराम से। अगर मान लो आपको याद नहीं रहती ना कुछ चीज़ें, देखो रेट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, रेट्स में मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, और इतने लंबे चौड़े रेट्स नहीं है। 5, 20, 30, ये ध्यान रखिएगा, 5, 20, 30। ठीक है जी। यहाँ 20, 30। ओके। अब इसको कैसे लर्न करना है, देखो आपका 2.5 लाख नील है ना, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, 2.5, 3 and 5। ठीक है। 250, 3 and 5। ओके। अच्छा, अभी कैसे लर्न करना है ये चेक करते हैं। जब यहाँ पर 250 है ना, तो मान लो कि अगला आपका टोटल मिलाकर 5 होना चाहिए, तो अगर 2.5 ऊपर आ गया तो नीचे 2.5 नहीं आ जाएगा। मैं सिर्फ 5% वाली कैटेगरी की बात कर रही हूँ। जब आपका पहला 2,50,000 नील हो गया, तो अगला मैंने 2,50,000 ही लिखा,
मतलब ये ट्रिक बता रही हूँ आपको कि कैसे इसको लर्न करना है। तो अब ये मान लो कि इन दोनों को, पहले दोनों को मिलाकर अगर 5 लाख बनाने हो तो इसका मतलब होता है डिफरेंस कितना रहेगा, 2.5 लाख का। इधर आना ज़रा, इधर देखो, ऊपर 3 लाख है, मैंने 5 लाख बनाना है तो कितना लिखा, 2 ही लिखा ना। इधर आ जाइए, इधर ऊपर 5 लाख लिखा, ठीक है। इसमें तो 5 ही है तो नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, तभी तो 5% वाला गायब कर दिया ना। तो मैं आपको पहला रेट बता रही हूँ, पहले 5% में 2.5, फिर 5% में 2, और यहाँ 5% में नील है, इसलिए 5% गायब। राइट, क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाओ 20% वाला क्लियर करती हूँ। अब अगला मुझे, क्योंकि 2.5 और 2.5 कितने होते हैं, 5, ये देखो 5 ही तो लिखा मैंने। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 लिख दिया। और 5 और नील कितने होते हैं, ऑब्वियसली नील ही तो था ना, तो 5 और नील कितना हो गया, 5। देख लो आप, चेक करो, 20 में 5, 20 में 5, 20 में 5। तो क्लियर हो गई कि 20 में हमेशा तीनों में 5 रहेंगे। तो याद करना आसान हो गया। अभी बैलेंस पे 30, बैलेंस पे 30 एंड बैलेंस पे 30, सिंपल। दिस वॉज एक मैजिक लगा लो। अब आप इसको मैजिक मानते हो या इसको ट्रिक मानते हो वो आप देखो। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद कर सकते और आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो जो मैंने ट्रिक बनाई है उसको फॉलो करो और आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी कि टैक्स कैसे निकालते हैं। हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे ताकि आप बात को और अच्छे से क्लियरली समझ पाएँ, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में अगर हम थोड़ा जल्दी करेंगे तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो अभी पहले आप सिर्फ टैक्स निकालना सीखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।